वेरी गुड इवनिंग ऑल। हम लोग इस समय क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनको कि हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद एनसीईआरटी उनको जिस डेप्थ में, जिस गहराई में ले जा करके चर्चा करती है, वह अपने आप में काबिल तारीफ है, मतलब बहुत बेहतर है। कल हम लोगों ने पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता पर चर्चा की, और ये हम लोगों ने समझा कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता की अवधारणाएं हमने चाहे जितनी बार भी समझी हों, लेकिन कल जब एनसीईआरटी की हमने चर्चा की तो हमने ये जरूर देखा कि ये कितना अधिक इन डेप्थ ले जाता है, कितना जो है प्रैक्टिकल जो है बातें करता है, और किस तरह से वह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन की डिमांड होती है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये कमाल की चीज़ें जो है कल हम लोगों ने जो है यहाँ पर पढ़ी थी, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है रास भी आई होंगी। आज इसी क्रम में हम लोग कानून की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो आपका अगला चैप्टर है वह ये है कि हमारे कानून। तो आइए कानूनों पर जो है चर्चा करके देखा जाए कि कानून किस तरह से जो है रिएक्ट करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो अगर जो है कानून पर हम बात करें तो ये बहुत अलग एक परसेप्शन आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। मैं इस एनसीईआरटी के माध्यम से आपके सामने जो है लाने की कोशिश करूंगा। उसके पहले मुझे ज़रा स्क्रीन शेयर कर लेना चाहिए आप लोग के साथ, और आई विल शेयर एंटायर स्क्रीन ताकि कल की तरह कोई दिक्कत ना हो। एंड आई थिंक दैट इट इज़ प्रेजेंटिंग नाउ, राइट? यस सर। तो चलिए जब सर, हाँ सर ये कौन सा चैप्टर है? 4th चैप्टर है? मैं देख करके बता देता हूँ कौन सा चैप्टर है। ये तो यस सर, 4th है, और चैप्टर का नाम क्या है? अभी कानूनों की समझ। कानूनों की समझ 4था चैप्टर है। और इसमें ये कहते हैं कि जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे उनके मध्य में, एक मिनट जरा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, एक मिनट वेट करिएगा। ओके, सो एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल नाउ। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी थे, यानी हमारे देश के संविधान निर्माताओं के संदर्भ में बात की थी। सर चैप्टर 3 नहीं हुआ है। चैप्टर 3 नहीं हुआ है, तो चैप्टर 3 कुछ ऐसा होगा जिसे मैंने जानबूझ करके छोड़ा होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कि चैप्टर 3 क्या है। अगर छोटा है ना बेटा तो कुछ जानबूझ करके। न्यायपालिका नहीं है, अभी हम लोग संसद है सर। संसद है सर। हाँ, ये हाँ चैप्टर 3 जो है संसद है, तो संसद को मैंने जानबूझ करके छोड़ा है। ठीक है ना, ये जिस तरह से संसद को समझा रहे हैं वो हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, तो थोड़ा सा यूपीएससी के अकॉर्डिंगली ही हम लोग चलेंगे। ओके अनुज? तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात की पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी कि सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या अपनाया गया, जिसे ये कहते हैं कानून पर आधारित शासन की स्थापना। तो इसको जो है आप पढ़ेंगे विधि का शासन। क्या शब्द देंगे? विधि का शासन, यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सभी लोग कानून के राज्य में होने चाहिए। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अच्छा, एक ओपन डिस्कशन में आइए आप लोग जरा।
पढ़ाई लिखाई तो होती रहती है। इसमें आप लोगों को ये बताना है कि क्या कानून का शासन पूरी तरह से जायज है? क्या हर हाल में कानून का शासन होना ही चाहिए? आप में से कौन इसको उत्तर देने की कोशिश करेगा? Who would love to reply it? सर, जहाँ लोकतांत्रिक देश होगा, जहाँ पे हमेशा बहुत कर्मवाद होगा, तो वहाँ पे कानून होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखा जा सकता है कि कुछ लोग अल्पसंख्यक के, कुछ बहुसंख्यक के, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे उनकी जातिगत अवधारणा भी होती है, तो उसकी वो एक समान अवसर उन लोगों को वितरण हो, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। कानून का राज ना हो तो क्या हो जाएगा? कानून का राज ना होगा तो जैसे हम देख सकते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, तो वो नहीं होगा सर। जहाँ पे हम ऐसी अवधारणा को हम नहीं देखते, जहाँ पे बहुसंख्यक लोग जो भी हो गए उसका ही राज होगा। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को लाने की जरूरत नहीं है। इसको तुम ये कर सकते हो कि जो ताकतवर होगा वो कमजोर को सताएगा। जाहिर सी बात, ये हमेशा बहुसंख्यक ही नहीं होगा, है ना। 10 कुत्ते हों और एक शेर आ जाए तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात खत्म हो जाएगी। तो ताकत कई आधार पर आ सकती है, कई बार बाहुबल के आधार पर आ सकती है, मसल्स की जो ताकत हो सकती है, तो कई बार जो है वो संख्या की हो सकती है, तो कई बार जो है वो पैसे की हो सकती है। तो हर बात को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के चश्मे से देखा जाए, यह जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर ताकतवर और कमजोर के बारे में बात करेंगे। और कोई इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहेगा? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मुद्दे पर मैं एक नए पॉइंट की तरफ आपका ध्यान खींचना चाह रहा था कि देखिए होता क्या है। ताकतवर की इच्छा शोषण और अन्याय को पैदा करेगी। जैसे कि पहले के जमाने में राजा नवाब लोग करते थे, अन्याय को जन्म देगी, ये ऐसा करती है। तो क्या अगर हम इसका उलट दें पैमाना, तो कानून की ताकत क्या करेगी कि जो कमजोर होगा, कानून की ताकत या विधि की ताकत, विधि की शक्ति क्या करती है, कानून की ताकत ताकतवर के द्वारा, अब ताकत कई आधार पर हो सकती है, ताकतवर के द्वारा निर्बल के शोषण पर रोक लगाती है। पर क्या ये कभी महसूस हम नहीं कर सकते हैं कि कानून जो है वह खुद लोगों को, जो लोग कानून के जरिए आपकी हिफाजत करते हैं, वे खुद कानून के जरिए इतनी ताकत पा जाते हैं कि वह जिसका कि उन्हें रक्षा करना था उसका ही वो शोषण करने लगे। रोक लगेगी। ये क्या थोड़ा सा गंदा लिख रहा है, मैं इसको थोड़ा साफ लिखूं, पर रोक लगेगी। सर, इसमें ये भी हो सकता है ना, जो कानून बनेगा उसका वो वही उल्लंघन करेगा, उस कानून को ताकतवर रोकेगी, तो वो होगा। लेकिन जिसको ताकत मिली, मान लीजिए कि कोई पुलिस में है, अब पुलिस में होकर के उसका काम क्या है, लोगों की रक्षा करना। अब पुलिस को लोगों की रक्षा के लिए क्या दिया गया, एक बड़ी टीम दी गई, पुलिस को इसके लिए हथियार दिया गया, पुलिस को इसके लिए जो है अन्य प्रकार के संसाधन दिए गए।
लेकिन अब पुलिस खुद ही जनता का शोषण करने लगे तो क्या करेंगे? कई बार देखते हैं कि पुलिस वाले किसी को उठा लाएं, जैसे कि उन्नाव में उस लड़की को रात को जला दिया। अब वहां पर तो पुलिस की गलती है, तो उन्होंने जो है, अब पुलिस गलत कर रही है। इसी तरह से जज गलती करने लगे, पैसा लेकर के जज न्याय करने लगे। तो कानून का शासन ये कहता है कि हमें इंडिविजुअल्स को ताकत नहीं देनी है, बल्कि कानून को हमें ताकतवर बनाना है। लेकिन कानून की ताकत ने क्या इतने सालों में शोषण को पूरी तरह से कम तो जरूर किया है, लेकिन क्या पूरी तरह से खत्म भी कर दिया है? तो क्या है कि ऐसा नहीं है। कई बार ये खुद ही जो है शोषण करने लगती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल समझिए कि एक पति पत्नी के बीच में जो है झगड़ा चल रहा है, और पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसमें क्या होता है कि कानून में अदालत में बात चली जाती है। अदालत में बात जाने के बाद पति कमा रहा है लेकिन पत्नी नहीं कमा रही है। मैं एक जनरल एग्जांपल उसको ले रहा हूँ। ये भी संभव है कि पति बेरोजगार हो और पत्नी कमा रही हो, पर जनरल एग्जांपल को ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पत्नी जो होती है वो बार बार वकीलों का जो है खर्च नहीं उठा सकती है, वह तमाम मुकदमों की जो भाग दौड़ नहीं कर सकती है, कहीं उसमें उसका छोटा बच्चा हुआ तो उसको लगातार मेंटेन नहीं कर सकती। तो महिला इसमें जो है दिक्कत में आ जाती है, और इसका नाजायज फायदा उस पुरुष को मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कई बार महिलाएं नाजायज फायदा उठाने लगती हैं कि जब महिला को कमजोर समझ करके महिलाओं के लिए हित में ज्यादा ताकत दी गई, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, तो वे उसका दुरुपयोग करके पुरुषों को टार्चर करने लगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून शोषण को पूरी तरह से समाप्त कर देता है या शोषण के जो है रूप में परिवर्तन कर देता है? तो मेरा जवाब ये होगा कि कानून या विधि, लॉ मेकिंग एजेंसीज, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, वो क्या करती हैं कि वह इस जो कानून आधारित शासन व्यवस्था है उसमें वो कई बार खुद शोषक बन जाती हैं। भारत में जब स्वतंत्र भारत की चर्चा हुई तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने माना कि सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे, विधि का समान संरक्षण। मिलना चाहिए, और साथ में विधि के समक्ष समता भी होनी चाहिए। विधि के समक्ष समता भी होनी चाहिए। यह दोनों बात अनुच्छेद 14 में स्पष्ट किया गया है। यह बात प्रस्तावना में भी आपके स्पष्ट की गई है, चूंकि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। प्रस्तावना में भी स्पष्ट है, अनुच्छेद 14 में भी स्पष्ट किया गया है, 15 में भी किया गया है, 16 में, 17 में और 18 में। लेकिन ये जो दो शब्द कहे गए हैं ये विशेष रूप से अनुच्छेद 14 में आते हैं। तो कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे, यानी कि स्वतंत्र भारत में विधि के समक्ष समता बनी रहेगी। परंतु मेरा ये मानना है कि क्या एक ऐसे राज्य की भी हम कल्पना कर सकते हैं कि जहां कानून ना हो? तो वो दो कंडीशंस में है। अगर ऐसे राज्य की कल्पना करें कि जहां पर कानून ही ना हो, तो दो है, या तो उस राज्य में सभी लोग महात्मा हों, उस राज्य में सभी लोग महात्मा हों, यानी कि कोई बुराई करे ना ही तो कानून समाप्त हो जाएगा, कानून की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसी को अराजकता का सिद्धांत भी कहते हैं।
का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा ये है कि अगर कानून ना रह जाए, अब पापी और पुण्यात्मा दोनों बने रहें, तब क्या होगा? तब अतिशय शोषण हो जाएगा, अतिशय शोषण और अन्याय पैदा हो जाएगा। इसलिए कानून की आवश्यकता तभी है जबकि समाज में पापी और पुण्यात्मा दोनों हो जाए। अगर किसी समाज में केवल पापी पापी हो जाए तो कानून का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए कानून वहीं पर काम करता है जहां पर कि कुछ अच्छे और कुछ लोग बुरे होते हैं। और यही बात हमारे संविधान ने भी, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी समझी, और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो कानून बनेंगे वो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यानी कि हमारे देश में जो कानून है वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होंगे। यहाँ पर ये मूल रूप से अनुच्छेद 14 और 15 पर बात कर रहे हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब क्या है कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमेशा याद रखिएगा कि विधि का शासन शब्द का जिक्र संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नहीं है, संविधान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी यह संविधान का मूलभूत ढांचा है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, निवृत्त हो लो क्वेश्चन से अपने। सर जब कानून के ऊपर कोई नहीं होता, तब जब राष्ट्रपति पे कोई आक्षेप लगता है या कोई कानून के अराउंड कोई ये होता है, तो राष्ट्रपति उस टाइम के लिए उसको नोटिस क्यों दी जाती है कि उसको डायरेक्टली, जैसे कि नॉर्मली व्यक्ति के थ्रू होता है, वो क्यों नहीं हो सकता? जैसे नॉर्मली व्यक्ति के थ्रू FIR हो जाती है या कोई। तो तुम्हारा मतलब कि हर हाल में सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। परवेश? यस सर। अगर हर हाल में समानता का व्यवहार होना चाहिए तो तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी है, क्या नाम है बच्चे का? अनाया। है? अनाया। अनाया मतलब क्या होता है अनाया का? उसका मतलब नहीं मालूम, क्योंकि वो मौलाना ने दिया था। तो पूछ लेना चाहिए था ना। अब चलिए तो आप दिन भर में कितनी रोटी खाते होंगे परवेज? माना कि आप जो है 10 रोटी खाते हैं पूरे दिन भर में, ठीक? तो आप अनय के साथ गलत व्यवहार क्यों करते हैं? अनय को आप दिन भर में अधिक से अधिक 2 रोटी ही खिलाते होंगे या उतनी की कैलोरी देते होंगे, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? सर जिसकी जितनी जरूरत होती है उतनी कैलोरी अफोर्ड कर सकता है ना। जैसे कि वो छोटा बच्चा है तो उसको उतनी ही कैलोरी। यानी कि अगर 2 लोग की परिस्थिति भिन्न रहती है आपके घर में, तो आप दोनों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करेंगे। मान लीजिए कि आप जो है हाजी अली जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल गए कभी हाजी अली? नहीं सर। कहाँ गए? अजमेर गया हूँ। कहाँ गए? अजमेर। अजमेर यस। अब अजमेर भी जा रहे हैं, आप हैं, आपकी अम्मी हैं, आपके अब्बू हैं, आपके मान लिया कि दादी भी हैं, आपकी बेगम भी हैं और अनय भी हैं। तो सभी लोग एक समान स्पीड से चल करके, मतलब कि सभी लोग को क्या सभी लोग जो है एक अपनी अपनी जो है जितनी स्पीड होती है उसी स्पीड से चलते हैं, या स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं बाकियों को साथ में रखने के लिए? और अनय से भी बोल दीजिए कि वो भी जो है पैदल चले आपके साथ। ऐसा करते हैं?
नहीं करते हैं, नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है, नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भिन्न परिस्थितियों में भिन्न व्यवहार करना होता है। जब हम ऐसे चलते हैं, या आप भी मान लीजिए कि परिवार के साथ वैष्णो जी चढ़ रहे हैं, तो चढ़ाई है लंबी, तो आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपनी गति को धीमा करते हैं, उतनी ही स्पीड से आप भागने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके पीछे की वजह यह है कि एक समाज जब एक ढांचे में चल रहा है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थिति है। तो समानता का सिद्धांत ये नहीं कहता है कि आंख पे पट्टी बांध करके व्यवहार किया जाए, बल्कि समानता का सिद्धांत ये कहता है कि लोगों की परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार किया जाए। यही बात राष्ट्रपति के केस में भी है। आपको केवल अपना घर संभालना है, 4 लोगों का, 5 लोगों का परिवार संभालना है, तो आपके ऊपर 5 की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति के ऊपर 140 करोड़ की जिम्मेदारी है। अगर राष्ट्रपति के ऊपर बैक टू बैक 10 मुकदमा आपने ठोक दिया, तो पता चला कि राष्ट्रपति जो है वो फिर, क्योंकि जब तक मुकदमे का निर्णय नहीं आएगा, और वो राष्ट्रपति पता चला कि इतने बड़े देश का काम कर रहा है, तो वो रोज जो है अदालत में ही खड़ा रहेगा। आप पूरी की पूरी व्यवस्था की, और सोचिए कितनी प्रैक्टिकल समस्याएं होंगी। रोज राष्ट्रपति अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश होने जाए, अब पूरे भारत भर में उसके ऊपर मुकदमे हो सकते हैं। तो एक तो राष्ट्रपति के लिए संभव ही नहीं है कि एक समय में सभी जगह जाए, और फिर सोचिए कि राष्ट्रपति फिर क्या कोई वस्तुतः कार्य कर पाएगा? तो जितने देर के लिए राष्ट्रपति को आपने पूरे देश की जिम्मेदारी दे रखी है 5 वर्ष के लिए, उतने समय के लिए कहा जाता है कि रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो, ये 5 साल का समय गुजर जाने दो, इसके बाद इनके साथ भी सामान्य मनुष्य का व्यवहार होगा, क्योंकि तब पूरे देश का काम नहीं रुकेगा। तो भिन्न परिस्थितियों में कानून की नजर में सब समान हैं, लेकिन समान परिस्थितियों में ही समान हैं, अलग अलग परिस्थितियों में वे अलग अलग होंगे। ये बात सर ये समझ गया सर। तब ये भी तो हो सकता है ना कि उपराष्ट्रपति भी इसका पद संभाल सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति के ऊपर भी आप मुकदमा ठोक देंगे, जो आएगा उसके ऊपर। तो फिर मान लीजिए कि कुछ बदमाश लोग हैं, तो बार बार जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसके ऊपर मुकदमा चढ़ता रहेगा। इस सत्ता पर सर संविधान के संरक्षण में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उनको बार बार फंसाएगा, बिल्कुल दबाव डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल तौर पर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। रात को 9 बजे अगर अचानक से, या 10 बजे आपके घर में जो है, मान लीजिए कि ईश्वर न करे किसी तरह की आकस्मिकता पड़े, लेकिन दवा लेनी पड़ जाए, तो आप जाएंगे कि आपकी बीवी जाएगी? अगर आप दोनों में से कोई एक जा सकता है तो ऑब्वियसली मैं ही जाऊंगा। तो फिर वहां पर समानता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तेजी का होता है ना सर, क्योंकि उसमें आप जितना गति का इस्तेमाल होता है ना सर, क्योंकि जब इसमें आप शारीरिक बल का भी देख सकते हो ना, मतलब एक पैरासिटामॉल के टैबलेट लाने के लिए शारीरिक बल का हाथी वाथी लेकर के जाएंगे? नहीं सर, उसमें आप हमें ये जितनी पता है तेजी कि दिखा महिला को समाज में रात में निकलने पर खतरे बढ़ जाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, वो उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं भेजते हैं। अगर आप अपनी बीवी से थोड़े कमजोर भी रहेंगे तो भी आप ही जाएंगे, आपकी बीवी नहीं जाएगी। जब तक कि आप बीमार न पड़ जाए, चलने फिरने में शक्ति ना हो जाए, तब तक आप जाएंगे। तो ये कोई तर्क नहीं है जो आप दे रहे हैं, बल्कि उसके पीछे क्या है कि समाज में तो आपके लिए और आपकी पत्नी के लिए, दोनों के लिए संबंध जो है या जो परिस्थितियां हैं वो थोड़े भिन्न हो जाते हैं। तो बहुत मोटी सी बात है, इसको अनावश्यक मत उलझाइए।
कि भिन्न परिस्थितियों में भिन्न व्यवहार किया जाएगा। ठीक है परवेज? यस सर। हाँ, समान परिस्थिति में समान व्यवहार और भिन्न परिस्थिति में भिन्न व्यवहार किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। तो कहते हैं कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है और उसके हिसाब से उसे जो है सजा भुगतनी ही होगी। थोड़ा देर सवेर हो सकता है लेकिन सजा मिलेगी। प्राचीन भारत में कई तरह के कानून थे इस तरह से स्थानीय स्तर पर, और एक जैसे मामले में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानीय कानून लागू होते थे। इससे जो है कई बार दिक्कतें होती थी। तो कहते क्या थे कि कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए लोग आ जाते हैं। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे कि निचली माने वाली जाने वाली जाति के अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी। हालांकि यहीं पर महाभारत का भी उल्लेख है कि महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार एक कत्ल के अपराध में एक शूद्र, एक वैश्य, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण दोषी पाए जाते हैं। तो वहां पर युधिष्ठिर कहते हैं कि हम शूद्र को कम से कम सजा देंगे। वो कहते हैं कि शूद्र को 4 साल की सजा दीजिए, वैश्य को 8 साल की सजा दीजिए, आप क्षत्रिय को जो है 16 साल की सजा दीजिए और ब्राह्मण को 32 साल की सजा दीजिए। लेकिन ये सभी जगह इसी तरह से लागू होती हो यह बात जरूरी नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से लागू हुई। तो जाति के आधार पर महाभारत में भी ये बात कही गई है कि सजाएं दी जाती थी। ये महाभारत में स्पष्ट इसका प्रावधान हमको देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की सजा दी जाती है। तो ये कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन में जब कानून बनाया गया, औपनिवेशिक शासन का मतलब कि अंग्रेजों के जमाने में जब कानून बने तो वहां पर जो है धीरे धीरे एक तरह से आपको पता है कि 1860 में जाकर के पहली बार ये परिस्थिति हम लोगों को देखने को मिली थी 1860 में, कि जब कानूनों को एक निश्चित तरीके से लिखा गया। जैसे कि आज की तारीख में आप लोग बोलते हैं कि आईपीसी की धारा इतनी इतनी धारा, तो ये जो धाराओं में बांधा गया ये पहली बार स्पष्ट रूप से जो है 1860 में किया गया था। हालांकि इसके पहले भी मनुस्मृति वगैरह में ये कोशिश की गई थी लेकिन वो उतना स्पष्ट नहीं थी जितना कि मैकाले के समय में की गई। तो यहाँ पर जो है सजा जो है जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का चलन खत्म होने लगा है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि अंग्रेज अपने लिए अलग कानून बनाते थे। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अंग्रेज जो है अपने लिए अलग और भारतीयों के लिए या अन्य जहाँ पर वो शासन करते थे उनके लिए अलग कानून बनाते थे। इसको ये भी स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि औपनिवेशिक कानून या ब्रिटिशर्स के जमाने में जो कानून बना था वो मनमानेपन पर आधारित था। और दूसरी वजह ये बताते हैं कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में जो इस देश में राष्ट्रवादी थे यानी कि गांधी वगैरह जो थे उनका जो है बहुत बड़ा योगदान था। 1817 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल थी। हालांकि यही राजद्रोह एक्ट जो 1870 में बनी थी वह आज भी लागू होती है। जब आप लोग पढ़ते हैं कि इनके ऊपर राजद्रोह लगा दिया तो वह उसी समय का है। और आजादी के समय में भी ये माना गया कि यह राजद्रोह का कानून गलत है। इसके अनुसार जो है राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। उस जमाने में क्या होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर यही देखिए तो आज भी जो ये बुलडोजर शासन है कि बुलडोजर चला देते हैं,
यानी कि कोई व्यक्ति लगा कि दंगा में शामिल है तो फिर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया और कहा कि बुलडोजर जो है हमने कैसे चलाया, हमने मनमानेपन से थोड़ी चलाया है, बुलडोजर जो है उसने गलत किया था तभी उसके घर पर बुलडोजर चला है। लेकिन इस तरह से भारत में तो कानून इस तरह से कि आप किसी का भी गलत साबित कर देंगे। तो इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का जो है हमेशा से विरोध करते थे। वो कहते थे कि ऐसा होना नहीं चाहिए, इस तरह का प्रयोग पूरी तरह से गलत है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आइए जरा इसी बात को हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि इस जो 1870 का ये राजद्रोह का मुकदमा था, ये पॉइंट याद रहना चाहिए क्योंकि कभी भी राजद्रोह पर आप लोग को लेख लिखने के लिए आ सकता है। ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए ये कैसे काम किए, जरा इस पर भी हम लोग आते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो है इस मनमाने कानून के खिलाफ संघर्ष किया और यह संघर्ष समानता के लिए था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे। देखिए एक शब्द आप लोग को पड़ेगा न्याय, और इस न्याय शब्द का मतलब क्या है? अगर मैं यहां लिखूं न्याय, तो न्याय शब्द का मतलब क्या है? न्याय शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ है समानता या बराबरी। न्याय शब्द का एक और अर्थ होता है, न्याय शब्द जो है वो उसका मतलब तर्क से भी है, लेकिन तर्क कुतर्क नहीं होने चाहिए। तो न्याय शब्द को जो अर्थ मैंने एक गढ़ा, हमने कहा कि तर्क आधारित समानता ही, तर्क आधारित समानता ही न्याय है। धारवी हो तुम, नहीं है, गायब हो गई। ये जो लोग PSIR पढ़ते हैं उनके लिए न्याय पूरा का पूरा एक बड़ा सा टॉपिक होता है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। तो ये कहते हैं कि अब अगर देखें तो ये यहाँ पर उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में, ये देखिए बहुत अच्छा कहा है कि हमारे देश में जो बोला गया, तो कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना मजबूरी हो। कानून वह नहीं है कि जिसका, जैसे कि पुलिस वालों के पास आ जाइए तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, ये कानून है और आपको तो जो है ये करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि उस पुलिस वाले ने NCERT ढंग से नहीं पढ़ी है, उसे NCERT अच्छे से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कानून या विधि वह नहीं है। और ये सब बातें आपको अपने एस्से या आंसर राइटिंग में कैसे शामिल करना है, इसकी कला सीखनी होगी। ठीक है, सरलतम चीजें हैं। कानून का क्या मतलब देख रहे हैं कि वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। अब सत्ता पक्ष क्या चाहता है? सत्ता पक्ष वो चाहता है, पुलिस भी सत्ता पक्ष है, तो सत्ता पक्ष, नेता भी सत्ता पक्ष होता है, जिसकी सरकार होगी वो सत्ता पक्ष है। तो वो ये चाहता है कि कानून की व्याख्या इस तरीके से की जाए कि उसको मानना लोगों के लिए मजबूरी, और लोग मुंह बंद करके माने कि साहेब
सरकार हुजूर ने बना दिया है और अब मुझे इसे मानना ही मानना है। क्या है कि नहीं भैया, ये गलतफहमी आप अपने दिल से निकाल दीजिए, नहीं मानना है, बल्कि कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। कहते थे कि ये न्याय के विचार पर आधारित होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्याय का विचार कैसा होना चाहिए, यानी कि कानून कैसे होने चाहिए? कानून तर्क आधारित होने चाहिए, कानून समानता आधारित होने चाहिए। अब जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपने अपनी गाड़ी सड़क किनारे पार्क कर दी, अब पुलिस वाला कहे कि नहीं मैं चालान काटूंगा, यहां आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको वहां पर गाड़ी खड़ना विवशता है। कार में कोई है जो चलते समय उसको वॉमिटिंग सी फील होने लगी और उससे किसी और को बाधा नहीं हो रही है, तो या फिर आप मार्केट ही गए और आपने गाड़ी सड़क पे खड़ी की, तो आप पुलिस वाले से पूछिए, उस ट्रैफिक पुलिस से पूछिए कि भैया ये बताओ यहां पर पार्किंग की व्यवस्था कहां है। लोगों को सुसु वगैरह करने के लिए कई बार लोग सड़क के किनारे करने लगते हैं। तो मैं अक्सर करके ये सोचता हूं कि अगर विदेशों की तरह हम सफाई अभियान पर चलें तो क्या हमको पर्याप्त दूरी पर यूरिनेट करने के लिए जो है कोई शौचालय वगैरह है, और बने हुए तो क्या उनमें घुसने की हिम्मत हो सकती है? वो इतने बदबू तो नहीं मार रहे, गंदगी तो नहीं है वहां पर। और नंबर 2 कि कूड़ा भी, अगर मान लीजिए मैंने केला खाया, छिलका खाया, मैंने चिप्स खाया, तो चलिए अगर मैं 4 व्हीलर से हूं तब तो मैं उसको रख सकता हूं, लेकिन अगर मैं 4 व्हीलर से नहीं हूं, मैं 2 व्हीलर बाइक वगैरह से चल रहा हूं, तो फिर मैं उसको अगर सड़क पे ना फेंकूं तो कहां फेंकूं? क्योंकि भारत में तो जो है कूड़ेदान की व्यवस्था आपने की है ही नहीं, और लेकिन पुलिस वाला चालान काटने पर लगा है। तो कहो कि नहीं आप गलत हो। कभी एक जमाना हुआ करता था कि जब पुलिस वालों से मेरे बड़े पंगे होते थे, तो मैं इसी कॉमन सेंस पर उनको लेकर के आने की कोशिश करता था। जैसे एक बार मैं एक बाजार में मैंने गाड़ी खड़ी की, चाय पी रहे थे, तब तक पुलिस वाले आ गए, फोटो वगैरह खींचने लगे। तो मेरा सीधा सा प्रश्न था कि आप बताइए कि गाड़ी यहाँ नहीं पार्क होगी तो गाड़ी कहाँ पार्क होगी? उन्होंने कहा हमें इससे मतलब नहीं, हम अपने कानून का पालन कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि फिर आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, आप कानून को थोप रहे हैं, क्योंकि आसपास में किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे में, मान लीजिए कि किलोमीटर आप बड़ी सी मार्केट है, तो आप वहां पर पार्किंग स्पेस को निर्धारित करिए, और तब पब्लिक उसका पालन ना करे तो चालान आप काट सकते हैं, अदरवाइज चालान काटने का आपको कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सामान बेचना उस दुकानदार का भी राइट है, और मार्केट में सामान खरीदना मेरा भी राइट है। एवं ही आप चालान नहीं कर सकते, लेकिन तब फुर्सत होती थी। मुझे तो यूपीएससी पास नहीं करना था, मुझे तो मसूरी जाना नहीं था, तो मैं बहस कर सकता था। तो ये इसी बात को कह रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वो देखा कि जो जिनको कि राष्ट्रवादी बोला जा रहा है, कि उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। न्याय का मतलब फिर क्या है? तर्क पर, और तर्क समानता के लिए। कानूनी पेशे में लगे पेशा भी उभरा बहुत तेजी से, क्योंकि जब कोडेड फार्मूलाज आने लगे तो वकील, अब वकील क्या करता है? तर्क करता है। तर्क किस लिए करता है? समानता आधारित न्याय को पाने के लिए। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। अब वहां पर भी नहीं देखा जाता था। यहीं पर मैं आपको बात बताऊं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू उस जमाने में सालाना लोग बताते हैं कि 30,000 रुपया तक टैक्स भर देते थे। यानी कि आज की तारीख में 3 करोड़ से भी ज्यादा होगा, तो कहीं 30-20 करोड़ निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। वो इतने बड़े वकील थे, और उनकी शानो शौकत के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस शानो शौकत में जिए हैं,
उनकी शानो शौकत के आगे तो बड़े बड़े राजाओं के राजसी ठाठ भी ढीले पड़ जाते थे। आज भी इलाहाबाद में जो तमाम बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आज प्रयागराज जिसको कहते हैं, या तमाम जो कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह हैं, वो सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने खानदान की चीजों को, अपनी पैतृक संपत्ति को उन्होंने राष्ट्र को दान करके बनवाई है। तो सोचिए कि कितना उनके पास प्रॉपर्टी रही होगी, और ये सिर्फ एक शहर का बता रहे हैं। आप पूरे भारत में ढूंढिए तो सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग होगी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम दान कर दी थी। तो ये कहते हैं कि कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे, जिसमें आप फिरोज शाह मेहता का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी आप मोतीलाल नेहरू का नाम ले सकते हैं। कुछ हद तक आप इसमें जो है जिन्ना का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन जिन्ना के बहुत पहले के बारे में बात है। आप महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं कि उन्होंने जो है भूमिका निभाई। और इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में बना अंग्रेज रहे थे, लेकिन उसके लिए जो विरोध का स्वर था, अगर आप सोचिए कि शासन का विरोध ना होता तो आज के जो वर्तमान कानून हैं या जो आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, चाहे तो आप आज़ादी 1947 से गिन लीजिए और चाहे तो कंगना रनौत के हिसाब से 2014 से गिन लीजिए, तो उनके हिसाब से जिस आजाद भारत में आप सांस ले रहे हैं, जिस तरह के कानून को जो है बदलवाया गया, वह तभी संभव था जब सत्ता का विरोध किया जाए। और सोचिए कि अगर वो लोग सत्ता का जो है समर्थक रहे होते तो क्या आज आप खुली हवा में सांस ले सकते थे। इसीलिए कहते हैं कि सत्ता का विरोध केवल वर्तमान के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? सत्ता का विरोध किया जाना। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। संविधान की स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर, यानी कि संविधान के बाद कानून के दम पर जो है, संसद के दम पर हमारे देश में कानून बनने लगे। और कई तरह के कानूनों का जिक्र हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो कानून किस तरह से बनते हैं? तो कानून जो है संसद के जरिए बनते हैं। और संसद में पीछे क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे जो है घरेलू हिंसा का जो कानून बनता है, या अभी इसमें ही शो करेंगे। तो ये कहते हैं कि घरेलू हिंसा क्या होता है, इसको परिभाषित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, लेकिन पति के अलावा भी लोग हो सकते हैं, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी, यहाँ तक कि अगर भाई भी बहन को मारे तो वह भी घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा, के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। और यह सिर्फ मारपीट ही नहीं, भावनात्मक शोषण भी हो सकता है कि जब मम्मी जो है थाल सजा करके दी कि बेटा खा लो, अब फेंक के थरिया अगर ललन चले गए झरिया, तो भी घरेलू हिंसा है। मम्मी को मारा नहीं, बस क्या किया कि फेंक करके थरिया ललन गए झरिया। अब मम्मी को पता नहीं। सर इसका उल्टा सर, इसका उल्टा कर ले तो ये भी घरेलू हिंसा में आएगा ना? क्या उल्टा करना चाहते हो? यानी कोई औरत पुरुष को मारे तो वो भी घरेलू हिंसा में होता है ना? नहीं, ये व्यक्तिगत सवाल का जवाब नहीं देंगे सर। व्यक्तिगत नहीं है, कुछ केसों में देखा गया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। समझ रहे हैं, पर
आपको अपने घर की बात इस तरह से सबके सामने नहीं रखनी चाहिए। आप शुरू से इस तरह से अगर बोलते परवेज, वरना हम लोग क्या समझेंगे? अब आप चाहे जितना भी मना करिए, हम लोग तो यही समझेंगे ना कि परवेज मार खाते हैं और आज अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, मैंने 2-3 केस देखे, इसके लिए मेरे को ये हुआ, हम सब जानते हैं कि ये ऐसा ही बोला लोकेशन जाता हुआ। है, ऐसा ही बोला जाता है। तो देखो, इसके पहले मैं इसका प्रैक्टिकल जवाब दूं कि थ्योरेटिकल जवाब दूं? दोनों ही दे दीजिए। पहले तुम ऐसी हरकतें बंद कर दो कि जो तुम पिटते हो। मुझे तो लगता है कि तुम अपनी बीवी से भी इतना सवाल करते होगे कि बेचारी झुंझला करके जो पाती हुई चिमटा बेलन वगैरह चला करके मार देती होगी। इतना ज्यादा सवाल पूछना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है कि नहीं आता है? अगर इतना सवाल पूछो कि सामने वाले की नाक में दम हो जाए, उसका जीना मुश्किल हो जाए, उसे घुटन लगने लगे, तो ये जो है मेंटल क्रूएलिटी की परिभाषा में आता है। अब रही कि पत्नी अगर पति को पीटे तो घरेलू हिंसा में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। तुम उसे सामान्य हिंसा का मुकदमा दर्ज करा सकते हो, लेकिन वह घरेलू हिंसा सामान्य हिंसा में आएगा। मारपीट आ गया, नथुना उथुना फूट गया। पर एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारी पत्नी ने तुमको इतना पीटा कि तुम्हें ब्लड निकला है? हाँ या ना में ही जवाब देना। सर ऐसा कुछ, हाँ या ना में जवाब देना। ऐसा कुछ लंबा हुआ चौड़ा नहीं, जितना पूछा हाँ कि ना? ना। ना। तो फिर अगर तुम्हारी पत्नी तुमको इस तरह से मारती, जैसे अनुज होंगे तो वो भी इस बात से जो एग्री करेंगे कि पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती कि इस तरह से मारो कि चोट के निशान न बने। अनुज सही बोल रहा हूं ना मैं? अनुज प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, मान लिया कि अनुज ने कुछ भी जवाब दिया, पर इस मामले में बेटा तुम्हारा बचाव नहीं हो सकता। ये घरेलू हिंसा के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है परवेश? यस सर। हाँ, तो हम लोग तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, पर तुम अपनी हरकतें भी सुधारो। इसका एक उपाय ये भी है। तो कहते हैं कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। इसमें मुझे लगता है कि अगर आज हम लोग के साथ अफसाना होती तो वो इसका जवाब ज्यादा अच्छा देती, क्योंकि महिला पुलिस होने के नाते उसके पास इस तरह के केसेस ज्यादा आते होंगे, है ना? औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण, वही कह रहे हैं ना कि फेंक करके थरिया अगर ललन गए झरिया बिहार में एक जगह, अब झारखंड में पड़ता है, तो अगर चले गए तो यह शोषण मौखिक भी हो सकता है, यानी कि मां, बहन, पत्नी आदि को उल्टा सीधा बोलना, या फिर यह यौन भी हो सकता है, यानी कि बहुत अधिक सेक्स करना या पत्नी की मर्जी के बगैर सेक्स करना। इस खास तौर से इसको ऐसे ही समझ लीजिए। तो यह यौन शोषण, या पत्नी के अलावा घर में कोई और महिला है जिसके साथ ही आपको यौन संबंध नहीं बनाना है, फिर भी आप बना रहे हैं, तो वह भी इसमें दायरे में, यानी कि किसी महिला से उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना, यह घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। लेकिन इसका उलट परवेश तुम्हारे सवाल पर जाए तो फिर मैं बताऊं कि कोई महिला अगर पलट करके आपकी मर्जी के विरुद्ध आपसे सेक्सुअल संबंध बनाती है, यानी कि कोई महिला आपका रेप कर दे, तो उसके ऊपर रेप चार्ज नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया।
अब ये घरेलू हिंसा, अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। यानी कि अब वही जो मैं कह रहा था कि माता, भाभी, बहन सब आ जाएंगे घरेलू हिंसा के दायरे में। हालांकि अभी भी कई बार थानों पर हम लोग जाते हैं तो वहां पर पुलिस वाले ये जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि बहन या माँ के साथ भी घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उन्हें समझाना पड़ता है कि रूल बुक पर आप जाइए, ये है ऐसा। अब पता नहीं वो लोग समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं है, अल्लाह मालिक है। अब देखिए कि कानून बनता कैसे है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, या निधि, अगर कोई लड़की किसी लड़की के साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो क्या उस पे केस बन सकता है? क्या दर्ज है कानून है कि वह दुर्व्यवहार, देखो बेटा दुर्व्यवहार कई तरह की क्या हो सकता है। लड़की जो है लड़के को घूरे जाए या उसके मुंह पर जाकर के उसको अचानक से बोल दे टिली ली ली पौ, तो ये जो है मुकदमा नहीं बनेगा। लेकिन लड़का अगर लड़की के साथ ये व्यवहार करे तो उसके ऊपर मुकदमा बन जाएगा। पर सर इससे तो फिर लड़कियों को मतलब खुले वो मिल सकते हैं कि उनको क्राइम करने के लिए एक आजादी भी मिल सकती है। कुछ लड़कियां सर ऐसा करती हैं। हाँ, लेकिन ये ताकत इसलिए दी गई है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी चीज पूर्ण तो हो नहीं सकती है। अभी हम लोग सांख्य दर्शन जब पढ़ेंगे नहीं थी, तुम्हारा तो सौभाग्य है कि तुम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हो। यस सर। तो जब दर्शन शास्त्र पढ़ोगी तो वहां पर स्पष्ट रूप से ये बात कही जाएगी कि पूर्णता नाम की चीज नहीं है, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हमेशा बना रहेगा। जिस दिन ये परफेक्शन आ जाएगा उस दिन धरती खत्म हो जाएगी। ये सांख्य दर्शन में पढ़ाया गया। कानून बनाने वाले भी वो सांख्य दर्शन नहीं पढ़े हैं, तुम्हारी तरह वो लकी नहीं है, और आज वाले तो बिल्कुल नहीं है। सर एक्चुअली मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि शायद आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि सीयू यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने काफी हद तक एक बवाल मचा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सर हाँ पढ़ा तो है, लेकिन वो केस एग्जैक्टली है क्या मुझे पता नहीं है। हाँ सर, वो उसने MMS जैसे कई लड़कियों के MMS वीडियोस बना के लड़कियों को ट्रांसफर करके तो सर उन्होंने आगे पोर्न साइट पे उनको अपलोड किया है। तो सर उस मामले में उस लड़की को किस हद तक कानून सजा दे सकती है? लड़की अगर लड़की के साथ दुर्व्यवहार करे यस तो हाँ। अब परवेज वाले के तो तुम्हारे भी सवाल का जवाब देता हूँ। गॉट इट। मैं इसका जवाब 2 लेवल पर दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा तुम लोग के दिमाग की खिड़की खोलना चाहता हूँ। नंबर 1, घरेलू हिंसा के दायरे में नहीं आएगी। इसके पीछे 2 कारण। पहला तो वो घर में नहीं रहते हैं एक साथ। यस सर। नंबर 2, ये घरेलू हिंसा तभी हो सकती है जब पुरुष महिला के साथ करे। यस, ये तो सर मुझे समझ आ गया। बट मेरा क्वेश्चन सर ये है कि लड़की अगर लड़की के साथ मतलब अदर कोई लड़की भी हो सकती है उसमें। तुम्हारे भाई की शादी हुई है किसी की? हाँ जी सर, मेरे बड़े भाई की शादी हुई है। अब किसी दिन तुम्हारी भाभी लैर रापटा जो है तुम्हारे कान के नीचे बजाना शुरू कर दें। जस्ट इमेजिन। ओके। या फिर तुम पलट करके अपनी भाभी को जो है लैर रापटा बजा दो। अब की बार वाले में ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो ऐसी केस में घरेलू हिंसा का केस नहीं बनेगा क्योंकि ये पुरुष महिला। लेकिन अभी भी जिसने भी रापटा मारा, आपकी मर्जी, आप जिसे पीड़ित बना दीजिए, वह अभी भी मुकदमा कराएगा और यह सामान्य हिंसा की श्रेणी में आएगा। तो सर इसमें कितनी सजा होने का चांसेस है? ये डिपेंड करेगा कि चोट कितनी आई है।
6 महीने से लेकर के Okay. 7 साल की सजा हो सकती है। अब ओके तुमने भाभी को मारते मारते मार ही डाला। तो सर उम्र कैद की सजा हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे भाई मार रहे हैं और साथ में तुम भी मार रही हो, तब तुम दोनों घरेलू हिंसा के दायरे में आ जाओगे। ओके। पर और सर जैसे वो केस हुआ है उसके उस मामले में कितना मतलब चांसेस हैं? वो जैसे मतलब घरेलू हिंसा में तो नहीं आएगा, लेकिन वो मतलब बाहर वो देखो उसमें कई क्या चीजें है? हैं कि किसी की प्राइवेसी को भंग करने का सवाल है यस सर। कि आपने जो है किसी की प्राइवेसी को भंग किया है। मॉडेस्टी का तो प्रश्न नहीं है, मॉडेस्टी का प्रश्न तो नहीं आएगा, परंतु आपने किसी की प्राइवेसी भंग की है, आपने उसको गलत तरीके से जो है साइबर क्राइम में भी आएगा, तो वो कई तरीके से आएगा। पोर्न को बढ़ावा देना वो भी आएगा। पर हमें एक चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि जिन लड़कियों के साथ हुआ उनसे भी मुझे एक चीज़ कहनी है, हालांकि उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर हो सके तो आप लोग मेरी आवाज़ वहां तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा कि निस्संदेह उनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हुआ, ये गलत है, लेकिन उसको वो अपनी इज्जत जैसी चीज़ पर अटैक न माने कभी भी, क्योंकि सेक्सुअलिटी का इज्जत के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। दे आर ब्रेव, दे आर फाइटिंग, बट दे मस्ट बी बोल्ड इनफ कि इसको किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा ना ले। ये किसी का जो है बदतमीजी, और बदतमीजी का जवाब दिया जाना चाहिए। और वो किसी तरह के मानसिक, बल्कि वो जितनी मजबूत है उतनी मजबूत वो अंत तक बनी रहे। यस सर, इस केस में सर दिल में इज्जत और बढ़ गई है। वाट एवर कि वो अपने बॉयफ्रेंड के या किसी के साथ जो है, मुझे नहीं पता कि क्या है वीडियोस में, मैं पूरा केस जानता भी नहीं। इवन कि मान लिया कि उनके जो है इंटीमेट रिलेशंस के जो है वीडियोस बन जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? जो देख रहा है, जो उसमें गंदगी ढूंढ सकता है, वो गंदगी उसके दिमाग में है। इफ समवन इज लविंग समवन, उसके साथ किसी के रिलेशनशिप है, नथिंग इज बैड इन दैट, दैट्स वेरी मच ओके। और सर इस मामले में कई लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की है। नहीं, तो वो कमजोर हैं, और ऐसी लड़कियों के लिए ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको किसी मेंटल ट्रॉमा के तौर पर नहीं लेना चाहिए। ये मेंटल ट्रॉमा नहीं होनी चाहिए। वो बोल्ड है, वो लड़ रही है, ये बहुत अच्छा है। और इससे उनके माँ बाप ने जो उनको संस्कार दिए हैं, उसके लिए वो काबिले तारीफ है। उनके माँ बाप की भी जो है तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटियों को वो हिम्मत दी है कि वो गलत के खिलाफ लड़ रही हैं। तो अच्छे संस्कार उनके माँ बाप ने दिए हैं। सेक्सुअलिटी तो क्या ऐसी चीज़ है कि जो नेचुरल है, एक उम्र के बाद उसका होना लाजमी है, होना भी चाहिए, क्योंकि नेचर ने आपको इस तरह से बनाया है। बाकी सब उसको लेकर के नैतिकताएं के प्रश्न जो है अलग अलग समाज में, अलग अलग कालखंड में अलग अलग रही हैं। और वो प्राइवेट, वो कोई सड़क पर नहीं कर रही थी, वो प्राइवेसी थी जिसका कि किसी ने उल्लंघन किया, तो उनकी प्राइवेसी का जो उल्लंघन किया उसके खिलाफ उनको लड़ना चाहिए। और जिन लड़कों ने अपलोड किया है उनके ऊपर ज्यादा गंभीर चार्जेस लगेंगे। यस सर। क्योंकि एक तो वो लड़के भी हैं, पर वही मैं सवाल आ जाता हूँ कि लड़कियों को प्राय इसमें ज्यादा ताकत दी जाती है। लड़कियां अगर इसका दुरुपयोग भी करती हैं कानून का, तो चलो वो 140 करोड़ की जनसंख्या में वो बहुत कम मात्रा में है, उसके मुकाबले लड़कियों को जितना प्रताड़ित होना पड़ता है, जितना हुई है, हमें इस मामले में और अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इज दैट ओके? यस सर। चलो, थैंक यू सर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये यहाँ पर देखिए कानून बनता कैसे। कानून का मतलब हम लोग अक्सर करके ये समझ लेते हैं, और इस बात को बहुत गहराई से लेने की आवश्यकता, बहुत गहरे से समझने की आवश्यकता है कि हम कानून के बनने का मतलब, कानून के बनने के पीछे की पृष्ठभूमि पहले होती है, उस पृष्ठभूमि को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। यह आप लोग के एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसे समझना चाहिए।
और यही वो जगह है जहाँ से न्यूज़पेपर की भी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि जब कोई टीचर आपको वीडियो में आकर के करंट अफेयर्स बताता है, अगर आप लोग किसी भी टीचर का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, काइंडली स्टॉप दैट। मैंने भी कई बार कोशिश की कि करंट अफेयर्स पर मैं बनाऊं, पर मुझे हर बार ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं। आई शुड नॉट डू इट। ये कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर आपको खबरों को खोदने की ताकत होनी चाहिए। खबरें अखबार में जब आती हैं तो वो पृष्ठभूमि को लेकर के आती हैं सामने। देखिए कानून कैसे बनता है। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने, ये महिलाओं के लिए कितनी, हाँ महिलाओं के लिए क्यों? तो ये कहती कि महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है, तो कहती केवल महिलाओं के लिए क्यों? हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी। तो सबसे पहले साबित किसने किया? जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने जो है इसकी अहमियत को साबित किया। तो कानून की अहमियत सबसे पहले समाज तय करती है, इसलिए नागरिक समाज सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। नागरिक समाज, यहां पर किसकी भूमिका उठाया गया है? नागरिक समाज। क्या आप नागरिक समाज को इंग्लिश में क्या हम लिखेंगे? इंग्लिश में हम लिखेंगे सिविल सोसाइटी। अब नागरिक समाज जो है, आप नागरिक हैं, क्या आप नागरिक समाज का हिस्सा भी हैं? जरूरी नहीं है। नागरिक समाज का हिस्सा होने के लिए आपको जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? जागरूक। किसके प्रति होना चाहिए? अपने राइट्स और अपने ड्यूटीज, अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के लिए। ये जो मैं बना रहा हूं छोटे छोटे पॉइंट्स, ये आप लोग लिख रहे हैं ना, नोट करते रहिएगा। उसे जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा उसे क्रिटिक होना चाहिए, आलोचक होना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जागरूक होगा तभी आलोचक होगा, और आलोचक है इस बात की गारंटी, वो जागरूक है इस बात की गारंटी भी इसी में कि वो आलोचनाएं करता है। किसकी करनी चाहिए? सरकार की, ना कि विपक्ष की। आप अगर विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं तो आप अपने राष्ट्र और समाज दोनों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो दांत विहीन है। ठीक है, ये कोई मैसेज आया एक है, आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहे? इज देयर एनी क्वेश्चन? सॉरी सर, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी, सो के पता ही नहीं चला, हस्बैंड ने आकर उठाया मुझे। मतलब देखिए, हस्बैंड होना जरूरी है। अगर यही देखिए कोई बीवी होती ना तो ना उठाती, वो सोने देती। तो हस्बैंड का होना समाज में बहुत जरूरी है। इसलिए अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप लोग को पहला काम क्या करना चाहिए? आप लोग को शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैंने इसको मिटा ही दिया। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी में हमने क्या देखा अभी तक? सिविल सोसाइटी में हमने देखा कि जागरूक होना चाहिए। जागरूक होने के लिए आपको किसके प्रति होना चाहिए? अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज, अधिकार और कर्तव्य के लिए। दूसरा पॉइंट है आपको आलोचक होना चाहिए। किसका? सरकार का, क्योंकि तभी। तीसरा क्या होना चाहिए? आपको एक ब्रिज के तौर पर काम करना चाहिए। ब्रिज का मतलब सेतु के तौर पर काम करना, एक पुल के तौर पर काम करना चाहिए। किसके किसके बीच में? यह ब्रिज के तौर पर आपको काम करना चाहिए, पुल के तौर पर। तो एक तरफ आप ले लीजिए
सरकार और जनता के मध्य, जो जनता जागरूक नहीं है या कमजोर है उनके मध्य काम करना चाहिए। इसको और किस रूप में काम करना चाहिए? तो इसे जो है एक पहरेदार के तौर पर भी काम करना चाहिए, एक वॉचडॉग के तौर पर भी काम करना चाहिए, यानी कि सरकार पर नजर बना करके रखनी चाहिए। अब जब आप अपने समाज और परिस्थिति पर नजर बना करके रखेंगे तो बदलते वक्त के साथ किस तरह के कानूनों की आवश्यकता है ये आप समझ पाएंगे। सोचिए कि अगर लोग समझदार ना होते तो कृषि कानून हम पर थोप दिए गए होते, लेकिन बधाई उन लोगों को जिन्होंने कि इसके विरुद्ध संघर्ष किया। तो ये कहते हैं कि हमें साबित करनी पड़ी। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं, उन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है। अब ये क्या हो जाती हैं? ये एक नागरिक समाज का सदस्य हो जाती हैं। यही नागरिक समाज बनाता है जिसे कि गवर्नेंस में आप लोग को पढ़ना है। अब ये कैसे है वो उसके पीछे की परिदृश्य में जाती हैं कि कैसे घटनाएं बड़े आंदोलन की तरफ ले जाती हैं। तो कहती हैं कि अप्रैल 1991 दफ्तर का दिन, और ये देखिए कब की घटना है, 2005 की घटना है। ये लिखा है ना एक्ट 2005। तो ये बिल पास होने के पहले 14 साल, यानी कि कितनी पुरानी पृष्ठभूमि रही होगी, उस परिदृश्य को समझिए। तो कहते हैं कि मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे बहुत पीटता है। अच्छा, ये हिंदी फिल्मों में जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं कि मेरे आदमी तुम्हें देख लेंगे। तो वो आदमी और ये आदमी एक ही के अलग अलग है। जब वो हिंदी फिल्मों के गुंडे बोलते हैं कि ये मेरे आदमी हैं और तुमने इन पर कैसे हाथ उठाया, तो मुझे लगता है कि क्या सारे गुंडे जो हैं होमोसेक्सुअल्स होते हैं, जो कि आदमी या गे होते हैं, जो आदमी होकर के उनके पास कई सारे आदमी होते हैं? नहीं, बस ऐसे ही पूछा, नॉट श्योर। तो वो कह रहे हैं कि यह बात बताने में शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, मेरे पास कोई चारा भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। यह महिला कहती है कि बुजुर्ग महिला की मेरा बेटा और बहू मुझसे बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं करती, वो चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। ये कहते हैं कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। ये कहती है मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे घर से न निकाला जाए। तो ये कहती हैं कि ये जो सिखाने वाली हैं वो ये कहती हैं कि बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है और उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। यानी कि पुलिस के पास अगर फौजदारी कानून है तो आपके पास पुलिस के पास जाने का कोई चारा नहीं है। 1990 के दशक में फिर इस तरह की महिलाएं जिस एनजीओस के खिलाफ इस देश के प्रधानमंत्री भी बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एनजीओस का इस समाज में एक बड़ा योगदान है और हम उस योगदान से इनकार नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज में कुछ बुराई होती है, यहाँ पर भी बुराई होती है। वैसे आप लोग को मैं बताऊं तो आरएसएस भी एक एनजीओ ही है। तो अब ये कहते हैं कि एनजीओस क्या करती हैं? एनजीओस नागरिक समाज को मजबूत करती हैं। तो वे कहते हैं कि जहां पर सरकार डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करती है वहां पर ये लोग करते हैं। मैं भी एनजीओस का मेंबर रह चुका हूँ। हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। तो अब देखिए, ऊपर क्या शब्द इस्तेमाल किया था? फौजदारी कानून। यहाँ पर क्या किया है? नागरिक कानून, यानी दीवानी कानून। अब 1991 के बाद ये घटना का परिदृश्य 1999 में लेते हैं। 1999 वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लायर्स कलेक्टिव
ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया है। यानी कि इस बार कानून का मसौदा कौन तैयार कर रहा है? इस बार कानून का मसौदा का मतलब उसका ड्राफ्ट, उसका एक फॉर्मेट, कच्चा लेख, एक रफ आइडिया तैयार करने का काम किसने किया? तो नागरिक समाज ने किया। अब यहीं पर स्विट्जरलैंड के कानून से आप अंतर समझिए कि स्विट्जरलैंड का कानून क्या कहता है। स्विट्जरलैंड का कानून कहता है कि अगर जनता कानून बना करके भेजे एक निश्चित संख्या में, तो उसे संसद में पेश करना जरूरी है। इसी को पहल या इनिशिएटिव कानून का नाम दिया गया है। स्विट्जरलैंड में ये एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं पहल या इनिशिएटिव, जिसमें जनता कानून बना करके संसद के पास भेजे तो संसद उस पर विचार करती है। भारत में यह जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे कई मौके आए जब भारत में भी पहल जैसी योजना दिखाई दी। जैसे कि बहुत रिसेंट में अगर इसका हम कोई बहुत अच्छा उदाहरण देखें तो वह है जन लोकपाल बिल। यानी कि जनता जब तक सरकार के साथ आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं करेगी तब तक कोई बात बनेगी नहीं। तो ये जन लोकपाल बिल है। ये कहते हैं घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन व मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार को शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। तो ये कहते हैं कि घरेलू हिंसा में आज की तारीख में जो शारीरिक, आर्थिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक दुर्व्यवहार है, तो कहते हैं सब रखिए। और इसके तहत कि जो लोग घर में रहती हैं उन महिलाओं को इसमें शामिल करिए और आर्थिक मदद भी उनकी होनी चाहिए। ये इस पर बात करते हैं। विचार विमर्श के बाद अलग अलग संस्थानों की बैठकें की गई। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन जब संसद में पेश किया गया तो उस समय के सामाजिक संगठन इस पर जो है एग्री नहीं करते हैं। अब देखिए कि कितनी बड़ी भूमिका जो है संसद के बाहर चल रही है। हम कानून बनने का मतलब सिर्फ संसद के भीतर लेकर के चलते हैं। तो कहते हैं कि इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। यानी कि जनता की मांग जो है वह कानून में अभिव्यक्त नहीं हो रही है। कृषि कानून के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या थी कि कृषि कानून में जनता की मांग अभिव्यक्त नहीं हो रही थी। जनता नहीं अभिव्यक्त थी, वो थोपा जा रहा था, पैराशूट के जरिए वो गिराया जा रहा था। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि चलो, लेकिन विधेयक का विरोध हमेशा जो है वो सड़क पर नारेबाजी या पत्थर करके नहीं होना चाहिए। पत्थर तो कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, संपत्तियां नहीं जलानी चाहिए। इसका एक तरीका है ऑनलाइन याचिका भी। यानी कि आप एक पिटीशन बनाइए कि हमारी सरकार से ये मांगे, इसी याचिका को मांग पत्र लिखिए और ऑनलाइन बनाने के बाद लोगों से कहिए कि लोग इस पर अपनी राय दें और इस पर सिग्नेचर करें। तो आप ऑनलाइन उस पर अपनी राय दीजिए। तो इससे क्या होता है कि ये इंटरनेट के जरिए ज्यादा लोगों के पास जल्दी पहुंच जाता है। नुकसान क्या है कि केवल मध्यम वर्ग तक ही इसकी सीमित है, यानी कि ऊपर से मध्यम वर्ग तक। जो निम्न तबका है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है देश में, उस तक ये जो है बात नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि देश में आज भी 30% से ज्यादा जो है इंटरनेट नहीं है या लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। तो ये कहते हैं कि कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग
ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंपे। अब संसदीय स्थायी समिति क्या होती है कि संसद में तकनीकी मुद्दों की जांच परख करने के लिए सांसदों की ही एक टीम बना दी जाती है, वही मुद्दों की सामान्यतः जांच परख करते हैं। तो ये कहते हैं कि संसदों की स्थायी समिति आप बनाए, और ये कहते हैं, देखते जाइएगा जादू कितना बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी समझाती है। और ये सब क्या आपकी पढ़ाई का हिस्सा है? ये बिल्कुल हिस्सा है, इसे बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये संसद की स्थायी समिति सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है, हम घरेलू मामले में, अब यहाँ पर कौन है? संसद के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग और जो एनजीओस टाइप के हैं वो सब मिलकर के बैठते हैं। यानी कि इस कानून के निर्माण में अगर आप देखिएगा तो हर कोई शामिल है, ऐसा नहीं कि चंद लोगों की मनमानी पर यह टिका हुआ है। कहते हैं ना कि सब लोग शामिल होकर के इस काम को कर रहे हैं। इस काम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। तो अब ये लोग कह रहे हैं, ये संसदीय समिति के सदस्य हैं, ये बाहर से एनजीओज वगैरह वाले लोग हैं, तो ये कह रहे हैं देखिए साहब हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। कहते हैं कि संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है, इसे आप जल्दी से जल्दी बदल दीजिए। कहते हैं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे का आप तर्क दीजिए। तो ये इसके पीछे का तर्क। सर इसका तकनीकी नाम क्या है सर? क्या है सर ये जो बैठक जिसमें संसदीय स्थायी समिति के सदस्य और नागरिक समाज एक साथ बैठक कर रहे हैं, तो सर इसका कोई तकनीकी नाम भी है शायद सर? जैसे नहीं, संसदीय स्थायी समिति में इनको इनवाइट किया जाता है, इसको अलग से कोई नाम नहीं दिया जाता है ना? ये कोई अलग से नाम नहीं है। तो कहते हैं कि इस कानून में बच्चों के अस्थायी कस्टडी भी होना चाहिए। कहते हैं दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंपी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांग को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में फिर नया विधेयक आया जिस पर कि 2006 में घरेलू हिंसा महिला कानून लागू हुआ। तो 2005 में पास हो गया और 2006 से लागू हुआ। अब 2006 में जब लागू हुआ तो अब इसमें बताते कि संसद में कैसे पास हुआ। संसद में दोनों सदन ने पास किया, उसके बाद राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन में यह नया कानून क्या है, तो कहते हैं कि यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक, अब ये आप कह सकते हैं हिंसा मुक्त परिवार का अधिकार, महिलाओं का ये एक नया अधिकार का शब्द आपको मिला है। कहते हैं कि घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा पेश की गई और यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माओ, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। तो अब इससे यह मत समझ लीजिए कि जो घरेलू हिंसा कानून है वह केवल दीवानी कानून है। वह दीवानी और फौजदारी दोनों तरह का कानून, कानून को हम दो भागों में बांटते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी, जिस पर कि आगे चर्चा करेंगे। यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब ये पूरा चीज जो है कहते हैं कि कानून बन जाना ही सब कुछ नहीं है, हमें महिलाओं को, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। और देखिए न्यायपालिका को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लेकिन हमको उनको ट्रेंड करना होगा। तो जब नए कानून बनते हैं तो ट्रेनिंग का बड़ा प्रश्न उठता है, तो सबको ट्रेंड किए जाने का, और ट्रेनिंग से ज्यादा संवेदनशीलता है। यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में जो है बात हो रही है। अब सवाल है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए? आप लोग को यह प्रश्न लिखना चाहिए। क्या आप एक ऐसी प्रतिक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की जरूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो?
तो ये प्रैक्टिकल है, आप देख करके बताइए। और तीसरा कि लोगों ने संसद पर दबाव कैसे बनाया। अब इसके बाद ये देखिए, ये तमाम तरह के जो है बराबरी के रिश्ते, हिंसा से मुक्ति, इस तरह के अभियान चलते हैं। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतों को तरह तरह के संघर्ष करते हैं, इसलिए इन्हें पीड़ित के बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। तो सर्वाइवर शब्द का प्रयोग आज ज्यादा होता है। इस अंग्रेजी का शब्द का अर्थ है कि जो बचा रह गया। तो अब विक्टिम की जगह सर्वाइवर शब्द का जो है प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो बच गए हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। अब इस उदाहरण से समझ में आना चाहिए कि नागरिकों की भूमिका कानून को बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने में संसद की मदद कर सकते हैं। आजकल की तो सरकारें ऐसी हो गई हैं कि भैया कुछ कहो तो सीधे जो है वो आपको देशद्रोही ठहरा देंगे। इंटरनेट ने, सोशल मीडिया में, और वो भी खास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज की जो आईटी सेल हैं वो पूरी तरह से देश विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि वे सरकार से सवाल करने पर उसे गद्दार घोषित करने लगती हैं। वो गाली गलौज करती हैं, गंदी गंदी गालियां देंगे, कुछ भी करेंगे, बदतमीजी करते हैं। और ये जितने भी लोग बदतमीजी करते हैं ये आईटी सेल के लोग होते हैं। आपका जानने वाला कभी भी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा। तो जैसे ही आप समझ लीजिए कि ये आईटी सेल का बंदा है जो बदतमीजी कर रहा है, और इसके लिए उसको जो है पैसा दिया जा रहा है। 2 रुपए प्रति पोस्ट हो गया है, मुआवजा बढ़ गया है उनका। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज मायने रखती है। ये आवाज टेलीविजन रिपोर्ट, अखबार के संपादकीय, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। अब सोशल मीडिया के जरिए, ऑनलाइन भी, ठीक है। इन संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। लेकिन अब तो मीडिया ही बिक गई है। अब यहां पर जो है एक और आंदोलन को आप देखिए। पहले एक कानून था कि जहां पर जो है रोजा पर्क्स का जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि रोजा पर्क्स अफ्रीकी अमेरिकी महिला 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार किया था। रोजा पर्क्स की कहानी लोगों ने पढ़ी थी, जो सभी सार्वजनिक स्थलों पर नागरिक, श्वेत नागरिक और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहां तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की अलग अलग जगह हुआ करती थी। रोजा पार्क्स का यह इंकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहां नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुए, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो रोजा पर्क्स का ये है। अब ये कहते हैं कि इसी बात को लेकर के आप आगे आइए कि ये देखिए कि कैसे कैसे जो है आंदोलन हुआ है, क्या क्या संघर्ष हुआ है। यहाँ पर ये जो है ये शर्मिला इरोम शायद इनका नाम है, जो बहुत कई सालों तक जो है ये मणिपुर की रही हैं और वहाँ पर जो है सैन्य कानून हटाने का जो है विरोध कर रही थी। लेकिन जब ये चुनाव लड़ती हैं तो इनकी जमानत जब्त हो जाती है, जबकि इन्होंने अपनी आधी जिंदगी भूख हड़ताल में गुजारी है। सरकार इनको जबरदस्ती जो है नाक के जरिए खाना देती थी, मुंह से खाती नहीं थी, और जेल में रखी है। तो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक, अब ये जो है आप समझ लीजिएगा कि पॉलिटी से ज्यादा आज हम जो पढ़ रहे हैं वह गवर्नेंस का हिस्सा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी हमारे लिए जरूरी है। अब खास तौर से गवर्नेंस में कौन सा हिस्सा हमको मिल रहा है? नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। आप लोगों से एक गुजारिश है कि गवर्नेंस के 5 वीडियो हैं, उसमें से भी आखिरी के 3 वीडियो आप जाकर के जरूर देख लीजिए। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से जुड़ेंगे, संसद उतना ही काम करेगी। ये स्पष्ट तौर पर जो है बुक बताती है। तो ये कानून के बारे में जो है आज की क्लास थी, और मुझे लगता है कि आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर कर दें, क्योंकि हम लोगों को 9 बजे फिर मिलना है। 9 बजे का भी लिंक मैंने दे दिया है। अगर दिक्कत आएगी तो जैसे आप लोगों ने चर्चा की थी वैसे हमको बताइएगा।
क्लासेस रेगुलर सर बनी रहेंगी, फ्राइडे तक चलेंगी। सर वो जब ये शुरुआत हुआ था इस कानून का, इस घरेलू हिंसा कानून 2005 का, सर उसमें लास्ट लाइन था, ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। हाँ हाँ। तो सर ये रेंट ये सब के सिस्टम में भी आ जाएगा क्या? नहीं, रेंट इसमें नहीं आता, क्योंकि रेंट में जब आप रहते हैं तो वो माना जाता कि वो दो भिन्न मकान हो गए अब, क्योंकि वहां का जो स्वामित्व है वो टेम्परेरी है, आपके हाथ में है। ठीक है। इस वाक्य का एक्सप्लेनेशन क्या होगा सर? इसका एक्सप्लेनेशन ये कि मकान का मतलब कि उस स्वामित्व के दायरे में जो रहता हूँ, ये आप इसका प्रैक्टिकल अप्रोच लीजिए कि प्रैक्टिकली मैं किसी के मकान में रेंट पर रहता हूं तो क्या वह मेरे साथ मनमाना व्यवहार कर सकता है। ये वहां पर है कि जहां पर कोई आश्रित बन जाता है या बाध्य है। मैं उस मकान की, जैसे कि मैं किसी के जो है बस से मैं जा रहा हूं, तो अगर मैं जिस सीट पर बैठा हूं तो क्या उस बस का मालिक आकर के मुझे सीट से जबरदस्ती हटा सकता है? नहीं, मैंने जितने देर का किराया दिया उतने देर के लिए उस सीट पर मैं हूं, उसका उपभोग मैं कर रहा हूं। तो इसको प्रैक्टिकली समझिए कि रेंट पर जो लोग रहते हैं वह उस मकान क्या है, मकान सिर्फ आप ईंट की दीवारें समझ रहे हैं या उसमें रहने वाले लोगों की भावनाएं, उनके संबंध को भी आप समझ रहे हैं? जी सर। उनके आपसी लगाव में तो महत्व रहते हैं ना। तो ईंट गारे के उन मकानों में जो लोग भावनात्मक तौर पर जुड़ करके एक दूसरे के साथ रहते हैं, यहाँ पर मकान को घर समझिए आप। जी सर, जी सर। और सर एक और शुरुआत में मेरा ये अनम्यूट नहीं कर पा रहा था खुद को सर, उसमें एक अराजक शब्द का इस्तेमाल किए थे सर, तो अराजक निगेटिव शब्द है या पॉजिटिव शब्द है सर? दोनों है। अराजकता का सिद्धांत में सर एकदम से पॉजिटिव लगा हुआ। नहीं, इसके लिए बेटा तुम जो है ना अराजकता पर जो पॉलिटी के मेरे वीडियोस हैं, मैंने अराजकता पर बहुत डिटेल में बात की है और उसमें अराजकता पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अर्थ में लिया जाता है। तो कब वो पॉजिटिव है और कब निगेटिव है, इसको मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि शुरू में दूसरा या तीसरा वीडियो होगा जहाँ पर शासन के प्रकार मैंने समझा। ऐसा 2 वीडियोस मुझे लगे होंगे शासन का प्रकार समझाने में। तो जहाँ पर मैंने अराजकता को चर्चा की है तो थोड़ा सा जो उसको फॉरवर्ड करके देख लेना। लैपटॉप पर देखते हो तो सीधे सीधे स्लाइड करके जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जहाँ पर अराजकता आएगा, अराजकता में महात्मा गांधी वगैरह को भी मैं लेकर के आया हूँ। महात्मा गांधी भी अराजकता, वही एक बार आप बोले थे कोई अराजकतावादी, तो फिर उसमें आज तक समझ नहीं आया कि अराजकतावादी। फिर मुझे लगा कि हो सकता है वो भीड़ के साथ उस समय के सरकार के लिए। नहीं। अराजकता का मतलब गांधी ये है कि ऐसे हम सब इतने पुण्यात्मा हो जाएं कि सरकार की जरूरत ही नहीं। सरकार की जरूरत क्यों है? क्योंकि ताकतवर गरीब कमजोर का शोषण कर रहा है। लेकिन सभी लोग इतने जो है ज्यादा जो है पुण्यात्मा हो जाएं कि वह किसी का शोषण करेंगे नहीं, तो फिर सरकार क्या करेगी? जरूरत नहीं है। तो तुम उसको देख लेना, 15-20 मिनट का मेरा जो है लेक्चर होगा वो, तुम उसमें से केवल अराजकता को छांट के देखना तो तुम्हारी क्लियरिटी आ जाएगी। जी सर। परवेज, तुमने जो है इकोनॉमी में एक सवाल किया है कि उपभोग और उपभोक्ता में क्या अंतर है? यस सर, मैंने देखा था तो वो चीज, तो वो मैंने वहां पर स्पष्ट किया कि उपभोग कोई शब्द नहीं है। तो वो सर वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ लिखा हुआ है कि लिखने में बेटा मिसप्रिंट हो गया होगा, मैम ने उसको क्लियर किया होगा ना। नहीं सर, उसमें उपभोग लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने फिर कंफ्यूज हो गया। शब्द लिखा है कि उपभोग शब्द लिखा है? सर मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना मेरे को, तो मैं जो है उस पर फिर रिप्लाई कर दूंगा। डन? ओके सर। चलो ओके, तो फिर खुश रहिए, मस्त रहिए।